तभी आर्कैनन कहता मैंने इस्तीफा दे दिया है। अमन में कहता इस जीएम को क्या हो गया है, अगर मैं मना कर दूंगा तो पता नहीं उसका दूसरा प्लान क्या होगा। तभी जेसू कहते तुम्हें क्या लगता है हम तुम पे भरोसा कैसे करें। आर्कैनन कहता आर्केटस ने कमजोर लोगों का फायदा उठाया और अपने ऊंचे पद के घमंड में पूरी तरह से डूब गया। मुझे हमेशा से लगता था कि ऐसा कुछ होगा, समय समय पे नॉर्मल इंसान के बीच तुम जैसे हीरो पैदा होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारा बहुत ही प्रशंसक हूँ। तुमने ऐसा महान और नामुमकिन काम को कर दिखाया है जिसके बारे में नॉर्मल प्लेयर अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। शान मन में कहता अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। आर्कैनन कहता आप सावधानी रहना छोड़ सकते हैं मैडम, ज्यादातर टाइटल नो बाइनरी होती है और मिस्टर किम के लिए मेरी फीलिंग सिर्फ दोस्ताना है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आप कितनी दूर तक आगे बढ़ सकते हैं। यंग जेस्टर कहती है तुम इस पे भरोसा कर सकती हो, तुम मेरे वचन को गॉड के समान मानो। शान मन में कहता अगर लोकी जैसा चतुर गॉड भी इसकी गारंटी देता तो शायद ये ठीक हो सकता है। और वो दोनों आपस में हाथ मिलाकर सियान कहता है उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें आर्कैनन कह के बुलाऊं और इस साइड में तुम्हारा स्वागत है। आर्कैनन कहता है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिलीज के 2 दिन बाद का देखते हैं। शान मन में कहता आर्कैनन को अच्छी तरह से काम करना आता था, इसलिए उसने जल्दी सर्वर की प्रॉब्लम को ठीक करके उसे स्थिर कर दिया। हालांकि मैं पॉइंट्स लगाकर अपने स्टेट बढ़ाने में कैपेबल नहीं था, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा ही किया जाना चाहिए। जीसू क्या तुम अपने क्रिम्सन असुरा में कोई प्रोग्रेस कर पाए। जीसू कहते हाँ मैं मास्टरी लेवल तक पहुंचने वाली हूँ। शान मन में कहता टेक्निक को बनाने वाले ब्लड डीमन को भी इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा समय तक ट्रेनिंग करना पड़ा होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जीसू सेलेस्टियल स्लेयर के रूप में उससे भी आगे बढ़ गई है। शान कहता तुम्हें ब्लड डीमन से शायद कुछ भी सीखने को ना मिले। जीसू कहती है क्या। शान कहता कुछ नहीं, बस बात इतना है कि बहुत ही बड़ा शुरू होने वाला है, एक कोलैब क्वेस्ट। शान बताता मेरे पिछले जन्म के दौरान कोरिया में जो कोलैब क्वेस्ट हुआ था वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वाला था और उस क्वेस्ट का मतलब था ब्लड डीमन की मंजूरी हासिल करना, जो उस गेम का सबसे ग्रेट और बेजोड़ मास्टर था। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ब्लड डीमन से लड़ो। जीसू कहती है मुझे। शान कहता क्या इसमें कोई शक है। जीसू कहते नहीं, असल में तो ये काफी मजेदार लगता है। हालांकि याद्रा कहती है कोलैब क्वेस्ट को टाल दिया गया है। शान हैरान से कहते इसे टाला कैसे जा सकता है, ये तो एक मेन मिशन है ना। याद्रा कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पता, शायद सिस्टम ने तय किया होगा कि कोलैब क्वेस्ट को तुरंत आगे बढ़ाना मुश्किल होगा क्योंकि इसे पहले ही आगे के लिए टाल दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि अगला मेन क्वेस्ट शुरू हो जाए। शान मन में कहता क्या ऐसा करना नियम के मुताबिक सही है क्योंकि कोलैब क्वेस्ट को भी मेन क्वेस्ट माना जाता है, इसलिए इसे टाला गया है क्योंकि अर्थ अपने तय रास्ते से बहुत ही ज्यादा भटक गया है। नहीं अगर ऐसा होता तो टाइमलाइन को आगे करना सही होता। शायद पहली बार के मुकाबले अब ज्यादातर प्लेयर ने अपनी एबिलिटी और तैयारी काफी बढ़ा ली है। और कहता मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हालात हमारी ओर से पैदा नहीं हुई है। यात्रा कहती है मैं भी यही सोचती हूँ, तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हो और तुम्हारी सीमित डिवाइन पावर के कारण तुम्हारे दूर की चीजें देखने वाली एबिलिटी भी कमजोर हो गई है। ओ डेयर तुम चाहो तो मुझे यूज कर सकती हो, लेकिन उसके छूने से पहले जीसू उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रही होती है। वो दोनों में तनाव बढ़ने लगता है। श्यान कहता माफ करना लेकिन मुझे ये लेना ही होगा। कॉल को उठाते हुए कहता हाँ मैं श्यान किम बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आता प्लीज हमारी मदद करो श्यान, सुहा को किडनैप कर लिया गया है। जॉन उसके पीछे गया लेकिन मैं इस बुरे एहसास से छुटकारा नहीं पा रही हूँ। उन्होंने शायद ऐसे समय चुना होगा जब जॉन और लेडी इजाजुल आसपास ना हो। श्यान आगे बढ़ते हुए कहते क्या सुहा इस मामले को पहले नहीं देख पाई थी। हयामी कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने कहा कि अब मैं उसे देख सकती हूँ अभी किडनैपर के नजर आने के बाद। उसने कहा कि हम तुमसे संपर्क करें और वो चुपचाप उसके साथ चली गई। श्यान मन में कहता क्या अब वो इसे देख सकती है। ऐसा लगता है कि उसे फ्यूचर पढ़ने में फिर से परेशानी हो रही है। शायद ये मुझे इशारे से चेतावनी देने के लिए किया गया था। मुझे लगता है कि इसका संबंध अभी हुए घटना से है। किसी ने कैंसिल हुए कोलैब क्वेस्ट की वजह से बने मौके का फायदा उठा लिया। और हम इन चौन का सीन देखते हैं। उसके पीछे श्यान आता और इजाजुल कहती है नन्हे करो तुम्हें फिर से देखकर बहुत ही खुशी हुई। श्यान कहता क्या तुम हमलावर की पहचान जानते हो। इजाजुल कहती नहीं, हालांकि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से वो भी चीन वाले तुम्हारे दोस्त के जैसे कपड़े पहने हुए थे। श्यान मन में कहता क्लियर स्काई गिल्ड, मैंने उसके बारे में जानकारी सीक्रेट रखी है और हाल ही में कोरिया से आने वाले प्लेयर में से कोई भी चीन से नहीं था। इसका मतलब ये अनजान ग्रुप ना तो क्लियर स्काई से और ना ही चीन से, फिर भी उन्होंने चीनी मार्शल आर्ट के कपड़े पहन रखे थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। इजाजुल कहती है मैं अपने कमजोर हालात में जाने में कमजोर हूँ, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम मेरे जगह जा सकती हो। श्यान कहता है बिल्कुल। इजाजुल कहती है तो फिर मैं ये काम तुम पे सौंपती हूँ, बाद में मैं एक तुम्हारे एहसान को चुका दूंगी। दूसरी तरफ एक शख्स को देखते जो एक जबरदस्त अटैक करता है जो जाके जोन को लगता है। इसे जोन घुटने टेक देता है और कर्राने लगता है और अपने वेपन को जोन को ऊपर तान देता है। उसे ही घूर के देख रहा होता है तभी उसे कुछ एहसास होता है क्योंकि श्यान आके उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक से वो भी कर्राने लगता है। श्यान के उस अटैक से वहाँ पे धमाके होते हैं और जोन कहता है तुम वही आखिरी शख्स है जिसे मैं देखने की उम्मीद कर रहा था। श्यान कहता हाँ ठीक है तुम कह सकते हो कि मैं बहुत सारे लोगों पे एहसान कर रहा हूँ। मन में कहता वो वहाँ है। वो शख्स कहता है बिल्कुल तुम कहानी के हिसाब से ही हो। सुप्रीम मास्टर ने तुम्हारे बारे में वार्न की थी और ऐसा लगता है उसके पीछे कोई ठोस कारण था। श्यान मन में कहता ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, उस हमले के बाद भी तुम खड़े हो है ना। और कहता लगता है कि तुम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हो। वो कहता हाँ मैं चोंग योन हूँ, मैं 10 मास्टर में से एक हूँ, द 10 मास्टर डीमन ऑफ 10,000
10,000 फैंटम स्पेयर। मेरे मास्टर उस बच्चे को चाहते हैं। मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात समझो। सियान मन में कहता 1 ऑफ द 10 मास्टर। और चियोंग एक जबरदस्त अटैक बनाते हुए सियान की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सियान मन में कहता है मैंने इन लोगों के बारे में पहले कभी नहीं सुना, और ब्लड डिमन को तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन ये चाहे कहीं से भी आए हो। डेन स्लेब को निकालते हुए उसके सारे अटैक को रोकने लगता है और कहता है मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, लेकिन हमारा मुलाकात काफी एक तरफा है। और वो घायल हो जाता है, जिससे कहता है तुम्हारी ये हिम्मत। चियोंग मन में कहता स्पेयर से किए गए हमले जिनमें इल्यूजन और नकली वॉर होते हैं मुझ पे काम नहीं करते। कहता बेवकूफ, तुमने मुझे अपनी 10,000 फैंटम स्पेयर की लास्ट टेक्निक को यूज करने पे मजबूर कर दिया। तभी सियान कहता जोन। अब जोन शो की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन वो पलक झपकते ही जोन के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले सियान अपने दूसरे शॉट से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बचते हुए कहता घिनौने सुगर, तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट है। सियान कहता जितना ज्यादा उतना ही अच्छा होता है। चियोंग जाते हुए कहता डैम इट, मैं तुम्हें एक छोटे से जीत का मजे लेने दूंगा, लेकिन अगली बार तुम इतने किस्मत वाले नहीं होंगे। और उनके जाने के बाद कहता सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तब तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले ग्रुप हमारे गेम में आ जाएंगे। तो हाँ, मैं सोच रहा था फ्यूचर की उस झलक में क्या तुमने खुद को ब्लड डीमन कहने वाले किसी शख्स को देखा था? उसकी आंखें और बाल आग जैसे हैं, और उसका चेहरा किसी जंगली जानवर जैसा। उसके दाहिने आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान है, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वॉर्ड या किसी धारदार वेपन से बना हो। सो कहते तुम्हारे बताए हुए होलिये के हिसाब से कोई भी मिलता जुलता शख्स नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उससे मिलता जुलता जरूर कोई दिख रहा है। उसका नाम चोन बाइक जिन है, और वो 10 मास्टर का लीडर है। जानता रुको, क्या उसने अभी अभी चोन बाइक जिन कहा? वो तो ब्लड डीमन का बड़ा भाई है, चोनुंग जिन ब्लड डीमन। पिछले कोलैब के दौरान जो शख्स पहली बार मेरे दुश्मन के रूप में सामने आया था, वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। सियान उससे रहम मांगता, बताता क्रिम्सन असुरा से शुरू करके इसे सिर्फ ब्लड सेक्ट का कमांडर ही सीख सकते हैं, और माइंड लर्निंग तक जो किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का सामना करने में मदद करती है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। अगर उस जैसे सम्मानित शख्स को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम का पछतावा रहा होगा, वो अपने भाई की हत्या करने की होगी। जो भी उस मुकाबले में जीत हासिल करेगा वो सेक्ट कमांडर का पद हासिल करेगा। उसका भाई कहता है चियोनुंग, और वो दोनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनके उन दोनों भाइयों के बीच खराब होते रिश्ते आखिरकार। चियोनुंग कहता भाई गॉड तुम्हारे आत्मा को शांति दे। सियान कहता लेकिन क्या चोनबेक अभी भी जिंदा है? यादरा कहती ये सब उसी का काम हो सकता है, तुम्हें पता है? सियान कहता है उसका। यादरा कहती है कुछ समय पहले की बात है, लेकिन नोर्धर ने तुम्हें काफी दिलचस्पी दिखाई थी। और बताता है यादरा और नोर्धर वो दोनों ही आउटर गॉड है, जिसे इंसानी दुनिया में दिलचस्पी है, लेकिन इसके कारण दोनों को बिल्कुल ही अलग अलग है। वहीं यादरा की जिज्ञासा बिल्कुल साफ और सच्ची है, लेकिन नोर्धर के लिए इंसान उसकी मौज मस्ती के लिए सिर्फ एक खिलौना है। अगर इस मामले में अगर कोई ऐसा शख्स शामिल है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कहता मुझे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना होगा। जीसू कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यादरा कहती है रुको तुम अभी जा रही हो? सियान कहता कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, मेरे लिए मोर्चा को संभाले रखो। जीजू वो इलाका जहाँ पे ब्लड सेक्ट का ठिकाना है, और वो लोग जीसू को देख के काफी बलस कर रहे होते, जिसे जीसू कहती है लोग हमें घूरते रहते हैं सियान, क्या हमारे पहनावे में कुछ गड़बड़ी है? सियान मन में कहता नहीं, मेरा मानना है कि वो लोग तुम्हारे कपड़े से ज्यादा तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं जीसू। अभी हमारा सबसे पहला काम जानकारी को इकट्ठा करना है। और वो दोनों अंदर जाते हैं तो एक वेटर कहता स्वागत है, और आप दोनों क्या लेना चाहेंगे? और वो जीसू को लगातार घूर रहा होता है, और सियान कहता है मुझे तुम्हारी दुकान के सबसे ज्यादा बिकने वाले खाने और थोड़ा शराब चाहिए। वो वेटर अभी भी जीसू को देख रहा था और कहता ठीक है फिर हमारा खास और स्वादिष्ट खट्टा मीठा पोर्क निकालता हूँ। सियान कहता हाँ बिल्कुल, ये हमारे कपड़े की वजह से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़े लोग भी जीसू पे फिदा हो रहे थे और कहते हैं इतनी सुंदरता को देखे हुए बहुत ज्यादा समय हो गया। दूसरा कहता क्योंकि ब्लड हेवन सेक्ट ने सारी खूबसूरत औरत को अपने साथ ले लिया है। सियान मन में कहता क्या उसने ब्लड हेवन सेक्ट कहा था? उस सेक्ट को तो चियोनबेक ने बनाया था। अब कुछ लोग और आने लगता है। एक शख्स कहता है हेवन लेडी क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? जीसू कहते सॉरी लेकिन नहीं। वो लड़का कहता नॉर्मल कपड़े के बावजूद हम नांगुंग कबीले के वंशज हैं। जीसू कहते मैं अकेली नहीं हूँ तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों निशाना बना रही हो? सियान मन में कहता नांगुन क्लैन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 5 बड़े और सम्मानित क्लैन है, नांगुन, जेगल, सेचुन, मायुंग और हाबुक क्लैन। इन 5 क्लैन में से नांगुन क्लैन की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है। अगर वो सच में नांगुन से है तो उसके साथ वाली लड़की कहती है मुझे उनकी तरफ से माफी मांगने की इजाजत दे। सियान मन में कहता है ये एक ऐसा अफसर है जिसे मैं बिल्कुल गवा नहीं सकता। कहता है प्लीज बैठ जाए। जिसे वो शख्स कहता है मुझे अपने बारे में बताने दीजिए, मैं चियोनो नामगुन हूँ और ये सोयोन नामगुन। सियान कहता सुना है कि तुम क्लैन एनवी में रहते हो, तो फिर तुम लोग इतनी दूर यहाँ पे क्यों आए हो? चियोनो कहता उस बारे में माफ करना, ये ऐसी बात है
जिसे मैं नहीं बता सकता। सियान मन में कहता है ऐसा लगता है कि ग्वालजू में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। जो भी कारण हो उसका संबंध शायद टैन मास्टर का लीडर ह्योनबेक से है। उसके जरिए ब्लड सेक्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए ये अंदाजा लगाना सही होगा कि नामगुन क्लैन ने ब्लड सेक्ट के मामलों में दखल दिया है। कहते क्या तुम टैन मास्टर नाम के ग्रुप के बारे में जानते हो? दोनों कहते तुम उन्हें नहीं जानते। सियान कहता खैर हम तो पहाड़ों में लंबे समय से अकेले में ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना सेक्स सिस्टर? जिसको कहते कोई शक नहीं, हम जंगल के बहुत ही अंदर थे। दोनों कहता अगर तुम्हें ये नहीं पता कि टैन मास्टर कौन है तो मोरिम में जिंदा रहना मुश्किल है। सियान कहते क्या वो इतने फेमस है? वो कहता हाँ इसके पीछे एक अच्छा कारण है, क्योंकि वो और कुछ लोग अंदर आते हैं जो डार्क ब्लड सिंडिकेट होते हैं। दोनों कहता क्या उन्होंने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? सियान कहता मुझे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मन में कहता डार्क ब्लड सिंडिकेट एक ऐसा सफाई दस्ता है जो ब्लड हेवन सेक्ट के हर मुश्किल और गंदे कामों को संभालता है। सिंडिकेट का मेंबर कहता हद हो गया चियोनो, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम दिन दहाड़े शराब पीकर खुद को इस तरह सबके सामने उजागर कर दोगे। चियोनो कहता मुझे माफ करना दोस्त, ऐसा लगता है कि हमारे वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। जब मैं हमला करूंगा तो मेरे राइट साइड से भाग जाना, सियोन और हम हर कीमत पे उन्हें रोके रखेंगे। जीसू कहती सियान मैं भूखी हूँ। सियान कहता ये सब तुम्हारे हैं जीसू। जीसू से निकलने और से वो भी घबराने लगते और कहते ये क्या, ये तो मर्डर और है। कहता उस बीच को तुरंत ही नीचे गिराओ। वो सभी मल्टीपल जीसू पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन जीसू काफी आसानी से आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक का हाथ को पकड़ लेती है और उसे वहाँ पे जमीन पर पटक के जान से मार देती है और बाकी सभी को घूर के देखती है। सिंडिकेट कहते हैं बेवकूफ तुम इससे भी नहीं बच सके। जीसू उसी की तरफ आगे बढ़ते और वो सब जीसू पे अटैक करता है, जिसे जीसू के चेहरे पे कट लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जीसू को धक्का लगने से वो जाकर दीवार में टकराता है, जिससे दीवार के भी टुकड़े हो जाते हैं। इस अटैक से वो भी मारा जाता है। दूसरा कहता है ये क्या, तो तीसरा कहता है सेलेस्टा स्लेयर, सेट को तुरंत ही बताओ। जीसू उसकी तरफ आगे बढ़ती है और चियोनो कहता क्या वो सेलेस्टा स्लेयर में इतनी माहिर है? सियान कहता अच्छा जब ये मामला सुलझ गया है मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ जानना है। चियोनो कहता कुछ समय पहले ब्लड हेवन सेक्ट नाम का एक ग्रुप अचानक ही सामने आ गया और इस सेक्ट के 10 मास्टर ये है। ह्योनबेक जिन इतना पावरफुल है कि उसे मोरिम के इतिहास का सबसे ग्रेट वॉरियर माना जा सकता है। वो बाकी फैक्शन के खिलाफ अभियान चला रहा है ताकि मोरिम को अपने अंदर कर सके। मैं उनके खिलाफ ओरिजिन ब्लड सेक्ट की मदद लेने यहाँ पे आया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस सेक्ट के कमांडर च्योनुंग जिन उसके अधीन हो गया। सियान वहाँ से जाने लगता है, जिससे कहता क्या तुम यहाँ से कहीं जा रही हो? सियान कहता नेक्स्ट टाइम तक। जिस आते कहती है सियान क्या तुम ठीक हो? सियान कहता हाँ लेकिन चलिए चलते हैं, मुझे खुद जाकर देखना है। जिस हैरान कहती कहाँ जाना है? दूसरी तरफ एक शख्स भड़कते हुए कहता बेवकूफ नांगुन के दोनों भाई बहन को भी नहीं मार सके, अगर बस इतना ही बताना है तो तुम जा सकती हो। वो शख्स कहता जैसी आपकी मर्जी। नोडर आते हुए कहता इस मामले को और गहराई से जांच करने में कोई हर्ज नहीं है ना? च्योनबेक कहता क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस दुनिया में कोई इतना पावरफुल है जो मुझे चुनौती दे सके? नोडर हंसते हुए कहता ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तुम ब्लड डीमन के सामने पत्ते की तरह कांप रहे थे। च्योनबेक कहता चुप रहो। नोडर कहता शांत हो जाओ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आखिरकार तुमने ये सब उस पावर से हासिल किया जो मैंने तुम्हें उधार दिया। सच में तुम मेरे डिसाइपल में से एक बनने लायक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे और भी दिलचस्प नतीजे दोगे। फिर सियान और जीसू ब्लड हेवन पैलेस ब्लड सेक्ट स्ट्रॉन्गहुड के पास पहुँच जाते हैं। जीसू कहती है अजीब है, मुझे यहाँ पे किसी का भी होने का एहसास नहीं हो रहा। सियान कहता मुझे लगता है कि हमें जल्दी पता चल जाएगा। तभी एक शख्स सियान पर अटैक करते हुए कहता ब्लड सेक्ट के दरवाजे को खोलने की हिम्मत कौन करता है? उससे पहले जीसू उसके हाथों को पकड़ लेती है। सियान कहता जिस ब्लड सेक्ट को मैं जानता हूँ अपनी शॉट निकाल के मुझ पे हमला कर देते। क्या तुम्हारी कमर पे लटकी हुई चीज सिर्फ दिखाने के लिए है? वो शख्स कहता तुम कमीने। एक कहता एक पल के लिए शांत हो जा उगवान। रुको, उन आंखों का मतलब सिर्फ सेलेस्टा स्लेयर ही हो सकती है। उगवान कहता तुम दोनों कौन हो? सियान कहता मैं ब्लड डीमन च्योनुंग का डिसाइपल हूँ। जिसे वो सभी उसे देखने लगते हैं। जीसू को अपनी ओर लेते हुए कहता मुझे अपनी बात सुधारने दीजिए, मैं और मेरे सिस्टर दोनों ही उसके डिसाइपल है। हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं। उगवान उन दोनों को ले जाते हुए कहता हमारे कमांडर यहीं पे अंदर लेटे हुए हैं। हम च्योनुंग को देखते जो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे या शायद मर चुके होते हैं। सियान मन में कहता ये आखिरकार सच है, तुम्हें यहाँ इस तरह मरने का हक नहीं है। तभी हम उन दोनों को यादों को देखते हैं। च्योनुंग कहता है मुझे सौभाग्य से अवसर मिल गया है। हर किसी की जिंदगी में एक मौका जरूर आता है और तुम्हारे पास भी मौका जरूर आएगा। हालांकि ये याद रखना ये आखिरी नहीं होगा। जब वो तुम्हारे नजर में हो तो उसे पकड़ लो। और सियान कहते क्या मरने से पहले उन्होंने कोई आखिरी बात कही थी? भगवान कहता नहीं, खैर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने दिल खोल कर हंसा। सियान मन में कहता वो हंसा आखिर क्यों, मौत के इतने करीब होने के बावजूद? रुको, वो ऐसा नहीं कर सकता। च्योनुंग के साथ फाइट के दौरान तुम फ्यूचर का एक झलक देख पाए थे। उसे मेरे अस्तित्व के बारे में पता था। कोरो के लिए था ये साफ तौर पे मेरे लिए छोड़ा गया सिग्नल था। जबकि दूसरी ओर लिखा हुआ ये शब्द जिसका मतलब है रेंगते हुए चलना। नॉर्दर्न कोरोलिंग की ओर सियान के पास एक शब्द क्यों स्टार्ट है, मुरिम को बचाओ। सेंटर इलाके को आजाद कराओ ब्लड डीमन की मौत के बाद। ये इलाका कमजोर हो गया है। च्योनुंग जिन को ब्लड हेवन सेक्ट पूरे इलाके पर कब्जा होने से पहले रोकना होगा। जो इलाके अभी भी खाली है वो 45% है। सियान कहता वो पहले से लगभग आधी लैंड पे कंट्रोल
कंट्रोल कर चुका है। जीसू लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है मुझे पता है। जीसू किसी की तरफ आगे बढ़ती है और कोई कहता है मैं कितना बेवकूफ था, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे रहूंगा। अल्टीमेट शैडो। सियान कहता क्या तुम मुझे जानती हो? वान कहते वो 10 में से 7वें मास्टर है। यूंगा बैक अल्टीमेट शैडो। यूंगा कहता पकड़ा जाना शर्म की बात है। वहाँ से जाते हुए कहता कोई बात नहीं, फिर से मिलेंगे। जीसू कहती क्या मुझे उसे वापस लाना चाहिए? सियान कहता नहीं, इस बार मैं जाऊंगा, तुम यहीं पर रुको और सेक्ट को कुछ हद तक ठीक करो, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो जाए। 2 पैरों पे दौड़ रहा है, कदमों को हल्का रखते हुए वो भाग जाओ। तुम तैयार होना, मैं आ रहा हूँ। सियान अपने क्रू के साथ आगे को बढ़ने लगता है और सभी क्रू को अलग अलग दिशाओं में भेजता है। उसमें से एक उसको ढूंढ लेता है। सियान भी कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसकी तरफ काफी स्पीड से जाने लगता है, अपने वेपन को निकालता है। सियान के उस अटैक से जमीन में भी दरार आने लगती है। यूंगहाक उससे बाल बाल बच जाता है। कहता तुम तो कोई बेवकूफ तो नहीं हो, है ना? मन में कहता उसने ये सब कैसे किया? क्रू ब्लड सेक्ट में सीक्रेट रूप से काम करते समय मुझे इस जैसे शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन सबसे पहले मुझे इस इलाके से भागना होगा। सियान कहता ये दुख की बात है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। और इल्यूजन से काफी बड़े बड़े बिल्डिंग बना देता है। वो भी हैरानिश कहता ये सब क्या है? तभी सियान उस पे एक कार फेंक के अटैक करता है, जिससे वो बच जाता है। हैरानिश कहता यहाँ की जमीन को क्या हो गया? जंगल कहाँ पे चला गया? सियान कहता चाहे तुम कितनी भी अनजान क्यों ना हो, फिर भी तुम एक कल्पना की दुनिया में हो, भले वो एक ठोस दुनिया हो। तुम अपनी पूरी ताकत से भागो, हालांकि अगर तुम डटे रहना चाहते हो तो ऐसा कर सकती हो। मन में कहता उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी स्पीड है। तभी कोई कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो दोस्त, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत ही बड़ा है। मन में कहता और इस समय बाकी सभी स्टेट भी मुझसे ज्यादा है। और अपने काफी सारे क्रू को निकालते हुए कहता लेकिन इससे निपटने का एक तरीका है, अगर फ्राई ग्रेक का यूज करके उसके पैर को काट दूं और उसे बस में कर लूं। क्रू इसके पीछे होता है, योंगाक भाग रहा होता है। तभी सियान का शॉट पोर्टल से आगे बढ़ते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। कहता क्या वो की ब्लेड का यूज कर रहा है? सियान कहता तुम उस पहले वाले चोंगयोन से भी कमजोर हो। योंगाक कहता मतलब तुम उससे बच गए। उसके पेट पे एक गहरा कट लग जाता है, जिससे वो कराने लगता है। सियान से दूर जाते हुए कहता मैं ऐसे शख्स का पीछा क्यों नहीं छुड़ा रहा हूँ जिसे मार्शल आर्ट का कोई स्किल नहीं है? सियान कहता सही कहा, मुझे अपने खाली समय में कोई वेपन के तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि तुम जैसे किसी को हराने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। उसमें फिर से शॉट से अटैक होता है, जिससे वो दर्द के मारे कराने लगता है। सियान मन में कहता मुझे बस उसे सुलाना है, उसके जरिए मुझे जानकारी को निकालना है। सियान जैसे उसे काबू करने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे एक जबरदस्त अटैक होते हैं। सियान कहता बात ये है कि इस पहाड़ के आधा हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया है। सियान का तब भी एक शॉट बढ़ता है, जिसे सियान अपने शॉट से रोक लेता है। सियान मन में कहता ये असली की ब्लेड है, सिर्फ एक शख्स ऐसा हो सकता है जिसके पास स्वॉर्डमैनशिप का ये लेवल हो। योंगाक कहता फर्स्ट मास्टर कहता हमें जाने दो योंगाक, एक ही समय में लड़ना और तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। योंगाक कहता माफ करना, मैं आप पे बोझ महसूस कर रहा हूँ। फर्स्ट कहता तो तुम हो क्रू, तुम तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हो। जल्दी फिर मिलेंगे, मुझे अगली मुलाकात से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। सियान मन में कहता नहीं तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस इतना ही। और उसके अटैक को देखते हुए कहता शायद मुझे अपनी योजना को बदलनी पड़ेगी। सियान जैसे वापस जाता सभी उसके सामने अपने सर झुकाते हुए कहता वेलकम बैक डिप्टी कमांडर। सियान कहता तुमने मुझे क्या कहा? जीसू कहते तुम्हारे कहने पे मैंने ये सब किया। सियान कहता तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लड सेक्ट की डिप्टी कमांडर मैं नहीं बल्कि मेरी सेक्ट की बहन है। जीसू कहती क्या मैं? सियान कहता हाँ जैसे तुम वो शख्स हो जो इस पद की खास एबिलिटी क्रिम्सन असूरा का यूज कर सकती हो। और कहता इस समय कितने डिसाइपल वॉर के लायक है। वान कहता खैर हमारे आधे से ज्यादा लोग घायल है या ठीक हो रहे हैं, तो सियान कहता इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो बैक्सूल को बाहर निकालता, जिसे बैक्सूल कहती है क्या? सियान कहता ब्लड सेक्ट में तुम्हारा स्वागत है बैक्सूल। उगवान कहता क्या ये हॉर्न? सियान कहता क्योंकि ये बच्चा इंसान के नहीं बल्कि एक क्रिन का है। उगवान कहता क्रिन क्या तुम किसी ग्रेट हस्ती की बात तो नहीं कर रही हो ना? सियान कहता ऐसी चीजों को समझाने से बेहतर है कि उन्हें करके दिखाया जाए। बैक्सूल कहती है ठीक है तो फिर मैं शुरू करती हूँ। वाइंड ऑफ हीलिंग। और अपनी जगह पे बैठे बैठे वहाँ के सारे लोगों को हील करने लगती है। बात फैलने लगता है कि एक सेलेस्टियल मैडन आई है, या कम से कम पूरे एरिया में चुपचाप ऐसी अफवाह फैल रही थी। लोग एक ऐसे डिवाइन पावर के बारे में बात कर रहे थे जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे, और उसे सेलेस्टियल मैडन कहा जाता था। चियोनबेक फिर से भड़क जाता और कहता ये सेलेस्टियल मैडन किसे कहते हैं? नॉर्डर कहता इस दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लेयर आए हैं, सियान किम और जीसू हान। उन दोनों में से किसी के पास भी इलाज करने की एबिलिटी नहीं है। चियोनबेक कहता डैमिट हम अपने मकसद के कितने करीब थे। मन में कहता ये अलायंस चाहे जो भी हो, अगर हम उन्हें पकड़ नहीं पाए तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उस मैडन को ढूंढना ही होगा। जीसू कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्रिम्सन असूरा सिखाऊं? तुमने इस बारे में कभी पूछा ही नहीं तो अब क्यों? सियान कहता मुझे अपनी नजदीकी फाइट की एबिलिटी को और मजबूत करने की महसूस हुई। तुमने पहले मुझे सेलेस्टियल स्लेयर दिया है, इसलिए मुझे क्रिम्सन असूरा को सीखने में कैपेबल होना चाहिए। हालांकि मुझे इसे अपने फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से थोड़ा
बदलना पड़ेगा। तुम्हारी और बैक्सुल की मदद से ये हो पाएगा। जीसू कहते ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आखिरी समय में रख सको। शान कहता मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें यूज करने का इरादा रखता हूँ। और हम शान के बॉन्ड डीप मास्टरी को देखते हैं और इस स्किल को एक्टिवेट करने के दौरान चिनुगोई एक स्किल को छोड़कर बाकी सभी बंद हो जाती है, लेकिन उस चुनो स्किल की एक्सपीरियंस बहुत ही तेजी से बढ़ता है। मेरे पास जितना कम समय है उसमें क्रिम्सन असुरा को पूरी तरह से सीखने का एक ही तरीका है। असल में मेरा इरादा था कि अर्थ में वापस जाने के बाद इस काम को पूरा करूं, लेकिन यहाँ का सिर्फ एक दिन अर्थ के लगभग एक हफ्ते के बराबर है, इसलिए मेरे यहाँ पे ना रहने के दौरान क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और कहता अर्थ का एक हफ्ता यहाँ पे लगभग 3 महीने के बराबर होगा। जिसे कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, ये तो तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल ही अलग है। शान कहता नॉर्दर को उम्मीद है कि मैं वही करूंगा जिसकी वो पहले भविष्यवाणी कर सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे वहीं पे रहना चाहिए। सेंट्रल इलाके पे कब्जा करने के बाद वो कमीना सीधे पृथ्वी पे आ जाएगा और हमारे लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कोलैब क्वेस्ट बहुत ही भयानक लेवल की तबाही में बदल जाएगा। वो अपने मजे के लिए ऐसे खेल बनाएगा जिसके सारे नियम उसके हिसाब से होंगे, उसमें वो जब चाहे धोखा दे सकेगा और जो चाहे वो कर सकेगा। तो मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जीसू। और वो बॉन्ड डीप मास्टरी को एक्टिवेट कर देता है और कहता आपने क्रिम्सन असुरा को चुना जो अभी फर्स्ट स्टार पे है। मैं चाहता हूँ कि वो उस गुस्से को महसूस करे जब कोई ऐसा खेल हार जाए जिसे वो पहले ही जीता हुआ महसूस कर रहा हो। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं और फिर एरिया सिर्फ 40% ही बच जाता है। शान कहता सिर्फ 40% इलाके अभी उनके कब्जे से बाहर है। और क्रिम्सन असुरा पर जो रिचार्ज चल रहा है अभी उसका क्या हुआ। हम बैक्सुल को देखते हैं जो लिन से बात करते हुए कहती है यहाँ पर मेरा मानना है कि ज्यादा मैजिक नहीं है, ज्यादा की का यूज करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी। लिन कहता है ऐसा करने से अगली टेक्निक पर जाने में तुम्हें दिक्कत होगी, की का जितना कम खर्च होगी तकनीक उतनी ही बेहतर से काम करेगी। बैक्सुल कहती है मेरा मानना है कि क्रिम्सन असुरा की असली ताकत तभी सामने आती है जब पूरी तरह से की का यूज किया जाए। लिन कहती है ओलंपस आ जाओ बैक्सुल, हम इसको सुलझाएंगे। बैक्सुल कहती नहीं तुम्हें यहाँ तक का सफर तय करना है। शान मन में कहता नहीं मुझे उनमें से किसी एक से पूछ लेना चाहिए था। 2 जीनियस लोग के बीच दिमाग की फाइट। जीसू आते हुए कहती है मुझे दोनों गलत रखता है। उसके आने से शान फिर से हैरान हो जाता है। जीसू कहती है मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह है, क्रिम्सन असुरा की इस स्किल को यूज करना कहीं ज्यादा आसान है जो बाकी तरीके की तुलना में डार्क एनर्जी निकालती है और जीसू के पीछे पलावर बनने लगता है। शान मन में कहता है जीसू को नॉर्मल प्लेयर नहीं है ये तो पक्का है। लिन कहती है लगता है मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकती। बैक्सुल कहती मेरा भी यही मानना है। जीसू से लिपटते हुए कहती मार्शल आर्ट के बारे में मेरी समझ शायद तुम दोनों जितनी अच्छी ना हो, लेकिन मुझे शान की अच्छी समझ है। शान कहता सही कहा और हंसने लगता है। दूसरी तरफ एक शख्स को देखते जो कहता डिप्टी कमांडर अरे भगवान होता जो कहता मुरीम अलायंस ने कबूतर के जरिए हमें मैसेज भेजा है। जीसू कहती है थैंक यू। भगवान मन में कहता इतनी छोटी उम्र में वो इस टेक्निक में कितनी माहिर हो गई है। जब लोग टैलेंटेड वॉरियर की बात करते हैं तो उनका मतलब शायद इसी जैसे लोग से होता है, खासकर वो आंख है। ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों को रास्ते में पड़े की तरह समझती है। ये बात उसके मुंह से निकल जाता है जिससे वो अपने मुंह को बंद करने लगता है। वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हुए कहता ऐसा लगता है भगवान आजकल काफी थकावट से जूझ रहे हो और काफी सीरियस लुक से उसे देखता है। जीसू कहती फिर भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसे वो दोनों कहते एक्सक्यूज मी। जीसू कहती महत्व इस बात में नहीं है कि क्या है, बल्कि इसमें अपने पूरे दिल से मेहनत करना मायने रखता है। भगवान कहते अपना पूरा दिल लगाकर और वो वहीं पे बैठे कल्टीवेट करने लगता है। ओल्ड मैन कहता ऐसा लगता है कि भगवान नहीं एल्डर सिम ने अपने शब्दों से कुछ हासिल कर लिया है। शान मन में कहता मुझे इन मुरीम लोगों की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती और हम मुरीम अलायंस और ब्लड सेक्ट की मीटिंग से 3 दिन पहले का देखते हैं। जीसू आगे को बढ़ती है, साथ ही उसके साथ कुछ शख्स भी। एक ओल्ड मैन कहता है सम्मानित मेहमान आपका स्वागत है, मीटिंग 3 दिन बाद शुरू होगी इसलिए तब तक आराम से रहे। जीसू कहते हैं थैंक यू सर। चुनो मन में कहता जो सेक्ट डिप्टी कमांडर का सेक्ट भाई कहता क्या वो आज साथ में नहीं आया। उस समय मुझे पूरा यकीन था कि लेडी जीसू उसी आदमी की बात मान रही थी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ब्लड डिमन सेक्ट की डिप्टी कमांडर किसी और के ऑर्डर पे काम करती है। आखिर वो शख्स कौन है या फिर वो शख्स सच में क्या है। बाहर हम 2 शख्स को देखते उनमें से एक कहता तो इसका मतलब है कि अलायंस और ब्लड सेक्ट सच में ये मीटिंग करने को तैयार है। दूसरा कहता क्या हमें दूसरों को बताना चाहिए। ये ताइसुमा 7 मास्टर होता है जो कहता है अगर हम इसकी खबर देंगे तो शायद फर्स्ट मास्टर कोई कदम उठाएगा। इस काम के लिए हम ही काफी है। और ये गुआनो सांग 5th मास्टर होते हैं। ताइसुमा कहता अगर हम ये काम पूरा कर देंगे तो सुप्रीम वन को हमारे की गई सेवा को मानना ही पड़ेगा। मैं इस तरफ से जाऊंगा इसलिए तुम लोग कॉम्प्लेक्स के दूसरी ओर जाकर उन पे हमला करो। गिफ्ट कहता समझ गया। मन में कहता वो गलत नहीं है, मैं भले हमारे टीम में 5वें नंबर पर हूँ लेकिन बैटल में मेरे लिए ऐसे पद मायने नहीं रखते। जो उसमें आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या हुआ बेवकूफ, तुम शांत क्यों हो? उसके पीछे सियान होता जो कहता मुझे शक है कि कोई भी बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे। गिफ्ट कहता आप तुम कौन हो? सियान के हाथ में डेन स्लेव होता कहता तुम्हारे दोस्त की मौत का जिम्मेदार शख्स गानवू सांग, जिसे तबाही का डीमन भी कहा जाता है। गानवू कहता तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? सियान कहता मैं मार्शल आर्ट के रूप में अपने सफर पे 2 महीने से हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस की कमी है। गानवू कहता मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये चोनुक जिन की असुरा तकनीक है? अपनी पूरी पावर से मुझ पे हमला करो क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अंदर हम आलीशान दावत को देखते हैं जिसको भी अंदर को आती और एक लेडी कहती है वो अफवाह को हिसाब से खूबसूरत है और वो मेरे जलन के लायक है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके मार्शल आर्ट बहुत ही घटिया होगा, ऐसा ही होगा। दूसरा कहती है मैंने जितना देखा उसके हिसाब से तो वो एक काबिल मास्टर लगती है। जिसको कहती है सच में जिंदगी में किसी के साथ भी हमेशा बराबरी नहीं रहती। वो घबराते हुए कहती है डिप्टी कमांडर। दूसरा कहती है आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जिसे उन्हें देखते हुए कहती है गुड इवनिंग। एक कहती है लेडी जिसु मैं आपको यहाँ पर देखे बहुत ही सरप्राइज हुई। जिसु कहती है मुझे बस इतना लगा कि मेरा यहाँ पे होना जरूरी है। वो लड़की कहती है लेडी जिसु मुझे अभी याद आया कि मैं भूल गई थी। तभी जिसु कुछ एहसास होता है और सामने को अटैक कर देती है जिससे वहाँ के छत पे गड्ढा हो जाता है। वो लड़की कहती है लेडी जिसु तुमने ऐसे अचानक क्यों कर दिया? तभी ऊपर से कोई नीचे आकर गिरता है। इससे वो लड़की कहती घात लगाकर हमला करना। जिसु कहती आप सभी जहाँ है वहीं पे रहे, मैं इसे संभाल लूंगा, इसलिए आप वहीं पे इंतजार करें। बाहर एक शख्स को देखते जो कहता मुझे स्काउट का पता नहीं चल रहा, हम पूरी रात गुआनो का सिग्नल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हमारे जासूसों का पता चल गया होगा, लेकिन पहल अभी भी हमारे हाथ में है। और ये टेसुमा है 7 मास्टर जो कहता है इतना फायदा तो काफी है कि हम बिना किसी तैयारी वाले मुरीम अलायंस का फायदा उठा सके, मेरे पीछे चलो। और वो आगे को बढ़ रहा था, मन में कहता अब तक उन्होंने घंटी बजा दी होगी। जिसु बाहर की ओर आते वो अपने मन में कहता है फिर भी उन्होंने इस पावरफुल विंड फैंग को रोकने के लिए सिर्फ एक शख्स को भेजा। चाहे जो भी हो मेरे गिरोह के हाथ एक और बेचारा फंस गया जिसे हम अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन उसके सभी मेंबर कराने लगता है। जिससे वो कहता है मैं मानता हूँ कि मैं लापरवाह हो गया। ब्लड सेक्ट का डिप्टी कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे सिर को काट के रख दूंगा। और वो जाके जीसू पे अटैक कर देता है जिससे जीसू कहती है तुम स्ट्रॉन्ग हो। टाइसुमा मन में कहता है उसकी गर्दन पीछे को और मुड़ गई, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी जीसू उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहती है तुम साफ तौर पे मुझसे तेज हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हारे पैर ही ले लूं। और उसके दोनों पैरों को पकड़ते हुए कहते तुम अपने साथियों के साथ किस जगह पे हो? टाइसुमा कहता तुम बदतमीज लड़की, मैं टाइसुन माँ हूँ टेम्पेस्ट फीस्ट और मैं 7 मास्टर भी हूँ। तुम मेरे बेइज्जती करने के बाद बचे निकलने की हिम्मत करते हो। लेकिन जीसू उसको पैर को चीरने लगते जिससे वो कहते रुको बस 1 मिनट रुको। लेकिन जीसू उसको चीर के रख देती है और कहती है तब सफाई का समय आ गया है। दूसरी तरफ सियान कहता ऐसा लगता है कि जीसू ने अपने तरफ सब कुछ संभाल लिया है। इस फाइट में मेरी क्रिम्सन और सोडा का लेवल 9 स्टार हो गया। मुझे कमाल का एक्सपीरियंस हासिल हुआ, लेकिन ये भी काफी नहीं है, अभी भी 8 बचे हैं। 2 मास्टर का मौत और अलायंस का ब्लड सेक्ट के साथ समझौता पूरे मोरिम में निश्चित रूप से काफी हलचल मचा देगा। मुझे लगता है ये हो सकता है। टोनबेक कहता मैं खुद लीड संभालूंगा और मैं खुद उस डिप्टी कमांडर से निपट लूंगा। और मन में कहता अब तक हम बिना किसी बड़े नुकसान के धीरे धीरे मोरिम को खत्म करते आ रहे हैं, लेकिन ब्लड सेक्ट के डिप्टी कमांडर हमारे काम पे रोक लगा रही है। और तो और वो क्रो जिसने अभी तक अपना असली रूप भी नहीं दिखाया है। ठीक है पहले वाले ने मुझे बताया कि क्रो की मार्शल स्किल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। और कहता मैं चाहता हूँ कि तुम हाई लॉर्ड से निपटो, उम्मीद है कि तुम ये काम करने के लायक हो। फर्स्ट कहता हाँ सुप्रीम मास्टर मुझे बस 1 घंटे की जरूरत है। जॉनवेक कहता बहुत ही खूब, मेरे और से उसे 1 घंटे के अंदर हरा दो। फर्स्ट कहता जैसी आपकी मर्जी। जॉनवेक मन में कहता हाँ शायद बेहतर यही होगा कि उन सभी को एक साथ ही निपटा दिया जाए, बजाय इसके कि उन्हें अलग अलग निपटाया जाए। ये एक ऐसी फाइट है जिसे मैं हार नहीं सकता। नॉर्डन मन में कहता मैं यद्रे के चेहरे का हाव भाव देखने के लिए बेताब हूँ जब कोरो धूल चाटेगा। हम देखते जीसू कुछ मास्टर के साथ एक जगह मिलती है। ये चियोनो नांगुन है जो कहता है अगर आज यहाँ सेलेस्टियल मैडन होती तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होता। जीसू कहती बेक्सू नहीं, मेरा मतलब था सेलेस्टियल मैडन, वो पहले से ही यहाँ पे है, वो बस सबकी नजरों से छिपी हुई है। ब्लैक स्नेक लीडर कहता क्या ये सच है मिस? चियोनमा कहता वो पहले से ही यहाँ पे है। चियोनो कहता ये सुनकर काफी राहत मिली। फिर हम मैदान का सीन देखते हैं जहाँ पर सेलेस्टियल हेवन की आर्मी भर भर के आ रही होती है। चियोनो कहता मैं अकेले ही चोनबाग का सामना करूंगा। चियोनो कहता फिर प्राइम को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी बचे हुए मास्टर के ब्लैक स्नेक संभाल लेंगे। स्नेक मास्टर कहता मुझे लगता है कि छोटी मछली से निपटने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी एक कहता नहीं माय लॉर्ड। चियोनो कहता वो क्या था? एक कहता ये मैं नहीं था मेरे लॉर्ड। शान कहता ये मैंने कहा था। जीसू कहती सेक्ट ब्रदर। शान कहता मुझे यहाँ मौजूद सभी लोग की जरूरत है कि वो 10 मास्टर और ब्लड हेवन सेक्ट के बाकी लड़ाकों से मुकाबला करे। चियोनो कहता ऐसे में चोनबाग और प्राइम से कौन निपटेगा? जीसू कहता उससे मेरी सिस्टर बहन निपटेगी। चोनबाग कहता और मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही चोनबेग का सामना करना पड़ेगा। शान कहता हाँ मैं उसका सामना करूंगा, नहीं मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने मास्टर का बदला लेने के लिए उसे हराना ही होगा। आइए इस खूनी तमाशे का भरपूर मजे ले। चोनबेग कहता आज मुरीम का पतन होगा, अब मेरे नाम से आगे बढ़ो। तभी चोनबेग हैरान कहता क्या? शान उसके पीछे पहुंच जाता और वो कहता क्या वो भाग रहे हैं? वो कितने बेवकूफ है।
है और वो सियान के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और साथ ही सियान को पकड़ते उसे जमीन पे पटक देता है। फिर कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मेरे अकेले ही मुकाबला कर सकते हो? करो ये आंखें, ये तो क्रिम्सन असुरा के चमक है। सियान कहता हाँ, मैंने इसे सीखने में 3 महीने बहुत ही मेहनत की। उसके पकड़ से बच जाता है। चोनबेक कहता नामुमकिन, मुझे बताया गया था कि तुम्हें सेलेस्ट स्लेयर बनने की काबिलियत नहीं है। सियान कहता तो अब ये बात पता चल गई। क्या नॉर्दर्न ने पहले प्ले थ्रू की यादें तुम्हें सौंप दी? मुझे पहले से ही शक था क्योंकि नॉर्दर्न को जानकारी देने वाले के रूप में जाना जाता है। तो क्या इसी वजह से तुमने ब्लड डीमन को मार डाला क्योंकि तुम्हें डर था कि वो पहले ही तुम्हारी जान ले लेगा? चोनबेक कहता तुम लिटल और जबरदस्त पावर अप करते हुए कहता करो मैं हूँ ब्लड गॉड। और पलक झपकते सियान के पास पहुंच जाता और कहता आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने भाई के नाम को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। फिर हम फर्स्ट मास्टर और जीसू को देखते हैं। जीसू के पीछे से जबरदस्त एनर्जी वेव निकलता है। फर्स्ट मास्टर कहता तुम कई मायनों में मेरी जैसी हो, खासकर वो आंखें जो बिना किसी भेदभाव के किसी को भी नीचे नजर से देखती है। जीसू कहते तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। फर्स्ट मास्टर कहता लेकिन मैं करता हूँ जैसा कि मैंने कहा, हमारी आंखें एक जैसी है। जिसे उसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहता है मुझे बस एक निडर बच्चा दिखाई दे रहा है। और पल भर में जीसू के दोनों हाथ के काट के अलग कर देता है और कहता काफी नहीं है, मुझे डर है कि तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा पाओगे। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती जिससे वो हैरान होता है और कहता लेकिन अभी मैंने तुम्हारे हाथ को काट दिए थे। जीसू भी उस पर जबरदस्त अटैक कर देती है जिससे वो दूर जाके गिरता है और कहता ये तो एक कमाल का हमला था, मैं तुम्हें अपनी शॉट से इसका बदला चुकाऊंगा। और अपने शॉट को झटकाते हुए एक जबरदस्त अटैक बनाता और कहता सोलर स्पेयर। जीसू बस उसके अटैक के सामने खड़ी होती है। हम दूसरी तरफ सियान को देखते हैं जिसे उसके अपने मास्टर का बात याद आता है। मार्शल आर्ट सिर्फ कुछ खास टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं बनाया गया है सियान कहता अब मैं आखिरकार उन शब्दों का असली मतलब समझ पा रहा हूँ, अब मैं एक और कदम आगे बढ़ाऊंगा। और हम डॉक्टर सियान का क्रिम्सन असुरा 11 स्टार पे होता है। चोनबेक कहता तुमने सिर्फ अपने मार्शल स्किल के दम पे मेरा सामना किया, जबकि तुम ये जानते थे कि अपनी पूरी ताकत के साथ भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। साफ है कि कोई ना कोई चीज तुम्हें रोक रहा है। सियान अपने डेंस लैब को पकड़ता है, उस पर अटैक करते हुए कहता तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। चोनबेक उसके सारे हमलों को रोकते हुए कहता है भले इसका स्वरूप थोड़ा भद्दा है, मैं तुम्हारे कोशिश को सराहना करता हूँ। सियान मन में कहता हम दोनों की पावर के बीच इतना बड़ा अंतर है कि ये तो सरासर बकवास है, और फिर भी वो अभी तक मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है। चोनबेक हंसते हुए कहता सही है, वो ग्रेट विरासत जो उस ब्लड डीमन ने पीछे छोड़ी है। जबरदस्त पावर रिलीज करते हुए कहता क्रिम्सन असुरा में इतनी जबरदस्त महारत हासिल करने के बाद मुझे चुनौती देना, तुम्हारी हिम्मत सच में कमाल की है। तुम बेवकूफ हो जो सोचते हो कि सिर्फ ब्लड डीमन की परखने वाली आंखों का यूज करके तुम मुझे हरा सकती हो। सियान मन में कहता उस पर पागलपन हावी हो गया है और वो मुझे ब्लड डीमन समझ रहा है। सियान के अटैक को रोकते हुए कहता तुमने मुझे निराश किया, क्या सच में यही सब कुछ है? उसके अटैक से सियान के शॉट में भी क्रैक आने लगती है। सियान कहता मेरे हिसाब से तुम और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों ही ओरिजिनल की घटिया नकल है। चोनबेक कहता वो कमीना मेरा भाई था, बेशक हम दोनों में सिमिलर गुण और पावर है। सियान कहता गलत, तुम कभी उसके शैडो से बाहर नहीं निकल पाए। जब मैं उसकी टेक्निक को सीख ली है, तुम मुझे सीरी की तरह यूज करके आखिरकार उस बंधन से बाहर निकलना चाहते हो। इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि तुमने अपनी चाल अपने भाई की चालों के आधार पे बनाई है, क्योंकि तुम पूरे जिंदगी ब्लड डीमन के बराबरी करने के पीछे भागते रहे। चोनबेक कहता अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें असली फर्क दिखाऊंगा। कहता फर्स्ट टेक्निक असुरा, सेकंड टेक्निक हेवन वॉइड, थर्ड टेक्निक यक्ष। सियान भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और चोनबेक कहता अब यहीं पे खत्म होता है और कहता फिफ्थ टेक्निक क्रिम्सन असुरा एब्लूवियन। सियान मन में कहता इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ब्लड डीमन क्रिम्सन असुरा की टेक्निक मिली थी जब उस समय मेरे पास स्लेशर स्लेयर भी नहीं था। उसके पास ऐसा करने की कोई अच्छी वजह जरूर होगी, इसका मतलब है उसे मास्टर का बात याद आता है। सियान उसका सामना सीधे करो और उसकी सच्चाई को अपनी आंखों से देखो और सच्चाई को समझो। नामुन कहता मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, तो ये गॉड के बीच की बैटल है। अपने पावर के बावजूद ये लेडी जीसू के लिए भी बहुत ज्यादा है। भाई हैरानी से अपने सामने की ओर देख रहा होता है क्योंकि जीसू अभी भी जिंदा होती है और दर्द के मारे कर्रा रही होती है और वो भी बेकाबू होना शुरू हो जाती है, चीख मारती है। लेकिन किसी तरह वो खुद के होश को संभालती है और फर्स्ट कहता है मुझे एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं बचा है, इस लाचार हालात को मार्शल आर्ट कहना भी मुश्किल होगा। और वो जीसू फिर से एक स्लैश लगाता है, जीसू किसी तरह से उसके स्लैश से बच जाती है। फर्स्ट के पास पहुंच जाते जिससे वो भी कहता लाजवाब। जीसू के अटैक से माउंटेन से जाकर टकराता और कहता है अपार पावर के स्वामी है। उसे किक जड़ देता है जिससे वो ऊपर की ओर जाने लगती है और वो दोबारा की अटैक बनाते हुए जीसू पे शूट करता है जिससे उसका हाथ कट के अलग हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें काटने पे भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि जीसू का हाथ दोबारा हील होने लगता है। सिस्टम कहता है तमाम मुश्किलों के बावजूद हर चोट को लगने पर नुकसान कम हो जाता है। फर्स्ट कहता तो फिर फायर से इसे प्योर किया जाएगा और कई सारे की ब्लेड के साथ जीसू पे अटैक कर देता है। वो शॉट जाकर उसके बॉडी में धंसने लगते हैं जिससे वो कराहने लगती है, लेकिन वो अभी भी फर्स्ट को देखकर काफी स्पीड से उसके तरफ आगे बढ़ती है, अपने सर से उस पर अटैक कर देती है। फर्स्ट कहता तुम घिनौने बीस्ट और जीसू पे जबरदस्त की ब्लास्ट करता है, लेकिन जीसू फिर भी अपने घुटने से उस पर अटैक कर देती है और वो कहता है क्यों तुम इस फाइट के लिए इतने बेताब क्यों हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? लेकिन जीसू बस घुर्रा रही होती है और उसे दूर की ओर फेंक देती है। अब देखते उसके बॉडी में अभी भी कैसे
शॉट धस चुके होते हैं। तभी फर्स्ट उसके बॉडी को चीर कर रख देता है, कहता मर जाओ। और हम वहाँ पे उसके जबरदस्त अटैक को देखते हैं। फर्स्ट भी काफी ज्यादा हाफना शुरू कर देता है, अपने सामने को देखते हुए कहता अब तो बस करो, तुमने अपनी काबिलियत पूरी तरह से साबित कर दिया है, अब तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई भी रीजन नहीं है। यीशु कहती कौन, किसने कहा कि तुम्हें ये अटैक करने का अधिकार है। और वो फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ती है और उस पर जाकर जबरदस्त अटैक करती है, जिससे वो हैरान नजर आ रहा होता है। यीशु भी हाफ रही होती है और हम देखते वो फर्स्ट को जान से मारते हुए कहती है ये सच में बहुत ही ज्यादा बोलता था। हम देखते नॉर्दर भी ये सब फाइट को देख रहा होता है, मन में कहता अजीब है, मैं सियान को जिस रूप में जानता हूँ वो बहुत ही सतर्क शख्स है जो कभी भी किसी चीज को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। खतरा साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक को इवॉल्व करने का रास्ता चुना। मुझे यह पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या इंसान सच में ऐसा करने में कैपेबल है? फिर हम चोन बोक को देखते जो कहते मैं जानता हूँ कि वो क्या है। सियान कहता क्रिम्सन असुरा बिल्कुल। चोन वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्रिम्सन असुरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। ये सोचना भी हैरानी की बात है कि दो अलग अलग पावर को इस तरह पूरी तरह से मिला सकते हैं। सियान कहता पूरी तरह से मुझे ऐसा नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा ये अभी भी स्टेबल है। और वो प्रूफ ऑफ ट्रांसजेंडर्स को यूज करते हुए मन में कहता है जब ये एबिलिटी खत्म हो जाएगा तो इस पावर का नाजुक संतुलन भी टूट जाएगा। चोनबेक के अपने भाई का हंसते हुए चेहरा याद आता है जब वो कहता है इससे कुछ भी नहीं बदलेगा चोनबेक। और चोनबेक मन में कहता चांगुन क्या तुमने इसका अंदाजा लगा लिया था? सियान अपने पोर्टल से मल्टीपल शॉट को निकालते हुए कहता है खैर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास इनहेरिटेड स्किल है। और वो जैसे स्नैप करता है उस पर लगातार शॉट से अटैक होने लगता है, जिसे वो बैरर बना के रोकने लगता है। सियान मन में कहता एक मिनट रुको, ये तो नॉर्डर ने उसे दिया था। बताता हालांकि इसे एक आइटम माना जाता है, लेकिन ये एक चाबी की तरह है क्योंकि इसके जरिए किसी भी यूनिवर्स को नियम को बदलने वाली पावर तक हासिल कर सकते हैं। डार्क ट्रिपोजन हैंड रोड एक क्रिस्टल से बना एक आर्टिफैक्ट है जिसमें आउटर वॉइड की असली पावर और साथ ही लॉ ऑफ क्योस भी शामिल है। और कहता वो आर्टिफैक्ट तुम्हारी एबिलिटी से परे है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती पूरे एरिया को ही गायब कर सकता है। चोनबेक कहता फिर भी ये एक शानदार आखिरी मौका के रूप में काम करता है। सियान मन में कहता तो उसे वो आइटम मुझे मारने के पूरे इरादे से दिया गया था, नॉर्दर्न हारने का कोई भी इरादा नहीं रखता। और वो आर्टिफैक्ट के पावर को यूज करने लगता है, कहता आओ मैं इससे मुकाबला करो ब्लड डीमन की पावर और अपनी खुद की पावर को मिलाकर पूरी तरह से यूज करो। उसके जबरदस्त प्रेशर से सियान को भी दिक्कत होने लगता है। सियान मन में कहता बाहर में जाए वो शख्स और वो ओवर पावरफुल आइटम, लेकिन चोन में पलक झपकते सियान के पास पहुंच जाता है और उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे सियान दूर की ओर जाके गिरता है। लेकिन चोन में दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और हम वहाँ पे उसके पैरों के निशान को देखते हैं। कहता तुम कब तक भागने का इरादा बना रही हो? सियान मन में कहता मुझे जितनी देर हो सके टिके रहना होगा। और उसके अपने पोर्टल से अटैक कर देता है जिससे उसका ध्यान उस पर जाता है और हम देखते हैं पूरा मेट्रो से उस पर अटैक कर देता है। सियान अपने सामने देख रहा था लेकिन इस अटैक से भी चोनबेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता क्या तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते? और दोबारा सियान के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं और आके जमीन पे लैंड करते हैं। चोनबेक कहता क्या तुम सिर्फ बचाव करोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हें बचा लेगा? सियान मन में कहता मेरे पास एक ही चाल है, मुझे अगले 5 मिनट में इसे खत्म करना होगा। चोनबेक कहता फर्स्ट टेक्निक एब्ल्यूवियम। आगे बढ़ते हुए कहता कुछ भी मत छिपाओ, मुझे पूरी पावर दिखाओ। और हम उन दोनों के पावर को देखते हैं और कहता ये यहीं पे खत्म होता है। सियान मन में कहता अब एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे परफेक्ट मास्टरी हासिल है, फर्स्ट टेक्निक असुरा। सियान चोनबोक को जबरदस्त पंजर देता है। हम वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लैक एनर्जी को देखते हैं। इस अटैक से चोनबोक के आधा बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। सियान का दोबारा अटैक उसके तरफ आगे बढ़ता है और उससे काट के रख देता है और अपनी घुटने टेकते हुए कहता क्या मैं आखिरकार अपने लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता? मुझे यकीन है कि तुम देख रहे होगे क्योंकि अंत नजदीक है। मेरे गॉड जिसने सिर्फ अपने पसंद और जिज्ञासा के लिए मुझे पावर दी, मुझे यकीन है कि इस समय तुम कहीं से मुझे देख रही हो। सियान से कहता कमाल है, ये सोचकर भी हैरानी होती है कि तुमने उस आखिरी अधूरे हमले पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपनी बॉडी से उस आइटम को बाहर निकालते हुए कहता ये लो, मेरे मरने के बाद वो कमीना इसे लेने जरूर आएगा, तो इसे ले लो और जाओ। सियान कहता तुम ऐसा क्यों करोगे? चोनबेक कहता क्योंकि मुझे वो घिनौना कमीना कभी पसंद नहीं आया, बस यही बात है। शायद तुम गॉड को भी हराने में कैपेबल हो। वो इंसान के रूप में कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक सच में गॉड है। ये कहते वो मर जाता है और सियान मन में कहता है जिस गॉड का वो जिक्र कर रहा है वो खेल में हिस्सा लेने वाला गॉड नहीं है, ये सिस्टम है। हम नॉर्दर को देखते जो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उसने शाइनिंग ट्रिपोजन हेड्रन क्यों नहीं सौंपा? अगर फादर को इस बारे में पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब शायद रेहा को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। दूसरी उर्वेन को देखते जो कहता कि मुझे हमेशा से शक था कि तुम दोनों किसी दूसरी दुनिया से आए हो। शोनो आपकी बहुत ही याद आएगी। जीसू कहती हम बहुत करीब नहीं थे लेकिन मुझे कभी कभी इसकी याद आ सकती है। सियान कहता हम फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। जीसू कहते सियान रुको सेक्ट ब्रदर, क्या तुम सच में इस बात को लेकर सीरियस हो? जीसू चली जाती है। सियान भी जाते हुए कहता जब तक उगवान सेक्ट के कमांडर के रूप में काम करेगा। उगवान कहता जैसी आपकी मर्जी। फिर हम अर्थ का देखते हैं। यद्रा कहती है वेलकम होम। सियान कहता उम्मीद है कि सब कुछ ठीक है। यद्रा कहती ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खैर 2 मैन क्वेस्ट को छूट जाने के अलावा और कुछ भी नहीं। सियान कहता मुझे लगता है कि कभी जीत होती है तो कभी हार। यद्रा कहते तुम्हारे चेहरे के भाव से मुझे लगता है कि इस जर्नी में कुछ और भी खास बात है। सियान कहता
कहता हाँ बिल्कुल, मैंने इसमें एक चीज को हासिल कर लिया, शाइनिंग ट्रप जो हिड्रेंट। हिड्रा कहती ये चीजें तुम्हें कैसे मिली? तो समझ में आ गया इसमें उसी का हाथ है। शान मन में कहता सच कहूँ तो इसका और कोई रीजन नहीं हो सकता। कहता क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? हिड्रा कहती है क्या? शान कहता मुझे पता है कि इसे की के रूप में यूज किया जा सकता है। हिड्रा कहती ठीक है, अगर तुम इसे इस तरह कहती हो, और क्योंकि मैं तुम्हारा अवतार हूँ, मैं तुम्हारी बातों को मना नहीं कर सकती, मुझे इसे देखने दो। अपने सिस्टम से उसे चेक करते हुए कहती मैं खुद को इन सब परेशानी में क्यों डाल रही हूँ? तभी सिस्टम वार्निंग देने लगता है इस सिस्टम में एक बग घुस आया है, इसे आगे रोकने के लिए गेम सर्वर को बंद करना जरूरी है। शान कहता क्या तुम्हें यकीन है? तुम जानते हो कि ये क्या हो रहा है? हिड्रा कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। ये हो गया, कुल मिलाकर मुझे सिस्टम में एंटर करने का अधिकार मिल गया। शान कहता क्या तुम पहले अर्थ के सर्वर का समय सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सर्वर के समय के साथ मिला सकते हो? हिड्रा कहते हैं मैं कोशिश करने के बाद तुम्हें जवाब दूंगी। मुझे माफ करना, लेकिन ये सब मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। मुझे पता था कि मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने से मना कर देना चाहिए था। शान कहता मैं सच में तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, जानती हो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। उसके सर पे हाथ रखने से हिड्रा स्माइल करने लगती, लेकिन तभी जीसू शान के हाथ को पकड़ते हुए कहती आज के लिए इतना काफी है, और वैसे भी ये गॉड के खिलाफ घोर अपमान काम माना जाता है। शान कहता जीसू तुम कब से गॉड के लिए इतने अच्छा सोच रखने लगे? हिड्रा कहती है मैंने मना नहीं किया, अपनी मर्जी से मेरा सर को सहला सकता है। जीसू कहती किसी भी इंसान को अपना सर सहलाने देना सही नहीं है, ये तुम्हारे प्राइड को ठोस पहुंचाता है। हिड्रा कहती है लेकिन मैं अभी गॉड नहीं हूँ, सियान का अवतार हूँ। गॉड उसे चाय देता है जिसे सियान कहता थैंक यू। मन में कहता सोचा भी नहीं था कि एक टेंटिकल मॉन्स्टर मुझे दिलासा देगा। फिर हम जेसन को देखते हैं जो कहता है गेम अभी बिना किसी परेशानी की चल रही है और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, और पॉपुलर के रैंकिंग में हमारा गेम 30 नंबर पर है। लेकिन नए आए गॉड को शुरू में ही पुराने प्लेयर की तुलना में जो पावर का बड़ा अंतर है उसे पार करने में मुश्किल हो रही है। शान कहता हाँ एक्सपीरियंस से भरे गेम में नए प्लेयर को अपनी जगह बनाने में मुश्किल होगी, और उससे कहता है इसलिए हमें नए और पुराने प्लेयर के बीच के अंतर कम करना चाहिए। जूसन कहता हाँ से, लेकिन हमारे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। शान कहता जंपिंग क्वेस्ट ये कैसा रहेगा? जूनसू कहता हम शुरू में यही सोचा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गेम में हम अपनी मर्जी से ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। शान कहता उसकी चिंता मत करो, एक अनजान गॉड की वजह से अब हमारा प्रभाव काफी बढ़ गया है। मन में कहता मुझे इस जंपिंग क्वेस्ट का काम करने की जरूरत है। जूनसू कहता कि ऐसा है, ठीक है तो फिर। शान मन में कहता ये सिर्फ नए प्लेयर को गेम में बनाए रखने के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब तक शाइनिंग ट्रिप जो हाइड्रोन हमारे पास है, नॉर्दर्न कोई चाल जरूर चलेगा, और इस बार उसकी प्लान इसी जगह से जुड़ी होगी। रेल हेड प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ एक एसेंट शहर और साथ ही मुंह महाद्वीप। इस जगह पे ऐसी सभ्यता और जीव रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ये अर्थ में बचा हुआ आखिरी पौराणिक एरिया है। ये वो जगह है जहाँ ग्रेट ओल्ड वंस और एसेंट गॉड एक साथ रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो इंसानों को पसंद नहीं करते, और ग्रेट ओल्डर वंस हमारे लिए खास तौर पर बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। ड्रैगन सी गॉड उसका मीना ने पूरे एशिया में तबाही मचा दी और इस दौरान हजारों प्लेयर को मार डाला। तभी मीना आते हुए कहती श्यान तुम किस बातों में खोए हुए हो? श्यान कहता ये क्या है? मीना कहती हयामी ने मुझसे संपर्क किया और उसने कहा कि किसी बात पर तुम्हारी सलाह चाहते हैं। श्यान कहता मेरा सलाह? फिर हम देखते वो इंचोन पहुंच जाता है। इजाजुल कहती कोरोवेश तुम तो बहुत ही जल्दी उठने वाले हो है ना? फिर मुझे लगता है कि तुम्हारा एक हाथ स्कूल बच्चे की तरह बिल्कुल खाली है, क्योंकि सारा काम तो विच कर रही है। सो कहती हमारे नॉर्मल से घर में तुम्हारा स्वागत है। श्यान मन में कहता मैं इस बात को मना नहीं कर सकता। सो झुकते हुए कहते प्लीज ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करे। श्यान भी इससे हड़बड़ा जाता है, कहता तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? सो कहती अब तो आप लगभग गॉड ही बन चुके हैं ना, कम से कम लेडी इजाजुल ने हमें यही बताया था। श्यान कहता इस बारे में वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन तो तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत थी किस लिए? सो कहती है मेरे हिसाब से आप इस समय कुछ तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल कोई अभी तत्काल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयारी करते समय के आसपास प्रॉब्लम सामने आ सकती है। गॉड के अलावा भी बाकी लोग भी शामिल हुए हैं। श्यान कहता मुझे लगता है कि ये डीमन है। सो कहती है हाँ, और वो भी काफी पावरफुल। कुछ परेशानी करने वाले किरदार भी यहाँ पे आ गए हैं। श्यान कहता तुम 7 डेडली डीमन की बात कर रहे हो? सो कहती है क्रोध, ग्रीड और इवन, यहाँ तक कि लास्ट भी इसमें शामिल हो सकती है। श्यान कहता मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डीमन है। मन में कहता एक मिनट रुको, क्या उसने अभी लास्ट कहा? मुझे लगा था कि मैंने पहले ही लास्ट को मार डाला था। उस पुराने इवेंट क्वेस्ट क्रिस ब्राइट, हाँ मुझे लगता है मैंने उसे मार डाला था। इजाजुल कहती तुम्हारे आने वाले इवेंट के लिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें दूर रखो, क्योंकि इस समय वो अमेरिका के कुछ परेशान करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्यान कहता अमेरिका और वो परेशान करने वाले लोग जरूर ज़ोरोएस्ट्रियंस होंगे। इजाजुल कहती वाह कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है। श्यान मन में कहता क्योंकि मैंने फर्स्ट प्ले थ्रू के दौरान ये सब देख लिया है। श्यान कहता तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। इजाजुल कहती क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर मैं अपने उस बेवकूफ कीड़े को भी साथ ले आऊं? श्यान कहता तुम्हारा बेवकूफ कीड़ा? इजाजुल कहती हाँ मेरा मतलब अपने कॉन्ट्रैक्टर से था, और चिंता मत करो इस बार मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी मदद करूंगी। श्यान मन में कहता इजाजुल की मंशा है कि जॉन अमेरिका के डीमन कॉन्ट्रैक्टर से लड़े। इजाजुल जैसी पावरफुल डीमन के साथ दोस्ती बनाए रखनी कोई बुरी बात नहीं होगी। और कहता ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। और मन में कहता है इवेंट में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मुझे पूरी तरह से तैयार रहनी होगी। शुरू में सिर्फ एक ही शख्स
शख्स था जिसने 7 डेडली डीमन के साथ समझौता किया था। वो थे क्रिस ब्राइट जो लास्ट ऑफ डीमन मारा पापियस की कॉन्ट्रैक्टर थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे मार दिया था, लेकिन शो के हिसाब से हाल ही की घटना में शायद लास्ट डीमन का भी हाथ हो सकता है। सुसन कहता सियान कहता माफ करना, मैं एक पल के लिए कहीं खो गया था। तो क्या तुमने मेरे सारों बातों को पूरा कर दिया है? सुसन कहता हाँ, तुमने कहा था कि बी टीयर के आइटम नीलामी घर में भेज दिया जाए। सियान कहता हाँ, ए टीयर और एस टीयर के आइटम के। सियान कहता ठीक है, और ए टीयर और एस टीयर के आइटम एरिना के रिवॉर्ड के लिए रखा जाए। सुसन कहता एरिना के रिवॉर्ड के लिए? देखो एरिना रैंकिंग में अभी सबसे ऊपर कौन है? सियान कहता एयरगेट लैम सुगवानचू। सुसन कहता अब समझ में आया कि तुमने मुझे खास तौर पे गर्मी से बचने वाली एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्यों कहा था। बताता एक ऐसी चीज को तैयार की जाए जो सुगवान को बिल्कुल सही फिट हो जाए, और इन इनामों के बड़े प्रचार करके हम पिलर का ध्यान एरिना की तरफ खींच सकते हैं। पिलर को खर्च करने के उकसाने के लिए पीवीपी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट इवेंट भी तैयार किया जा सकता है। सुसोंग से कहता अगर तुम खाली हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें हिस्सा लो और अपने लिए कुछ पॉइंट को कमा लो। सुसोंग कहता जंपिंग इवेंट जरूर मैं इसमें शामिल लूंगा। मन में कहता इवेंट लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम चैट बॉक्स को देखते जिसमें एक कहता मैं नया प्लेयर हूँ और क्या मुझे इसे ऐसे शुरू कर देना चाहिए। मुझे कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर मैंने ऐसे शुरू कर दिया तो मुझे डर है कि पुराने प्लेयर मुझे अपना निशाना बना लेंगे। एक कहता है बस शुरू करो, अब पीछे मत हटो। तो एक कहता सुना है कि जल्दी सर्वर के लिए बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है भाई, और ऐसी काफी लंबी चौड़ी बात चलता है जो हमारा कहानी से लेना देना नहीं है। सियान सबको पढ़ते हुए कहता ठीक है, अमेरिका घूमने का समय आ गया है। जिसू तुम भी जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसू कहती है मुझे लगा था कि तुम इस बार मुझे पीछे छोड़ रहे हो। सियान कहता शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत जरूरत है क्योंकि हमें वहाँ पे डीमन से लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रिस को देखते जो कहती है मैं क्या करूँ, मैंने गलती से उसे बेहोश कर दिया। मुझे उम्मीद है कि उसे बुरा नहीं लगेगा, जैसा कि वो इस बारे में कुछ कर सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन 7 डीमन में से एक का कॉन्ट्रैक्टर है। तभी एक शख्स कहता और हाँ, कुछ छिपकर बात सुनने वाले नन्ही बच्चे के लिए। इससे वो घबरा जाती है और कहती है अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो हम तुमसे कहते हैं। क्रिस कहती है मुझे बस इजाजुल को ढूंढना है ना। वो शख्स कहता अच्छा, वो कुरो भी यहाँ पे आने वाला है, उसे ढूंढो और मार डालो। क्रिस कहती है कुरो क्यों? वो शख्स कहता है हमारे डीमन को उसमें अपना खास मतलब है, शायद वो उस कमीने के एबिलिटी को देखना चाहता है। इससे वो कहती है ठीक है। मन में कहते हैं वो मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ से भागना होगा जब तक शीर्षा और मैं एक समय पे नहीं मरते। हम एक दूसरे को फिर से जिंदा कर सकते हैं और वो मेरी एकमात्र बची हुई उम्मीद है।